बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं QHSC होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजल हनीफ़। आज हम आरामको CSM का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 11 डिस्कस करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अभी CSM का वॉल्यूम 1 फिनिश होने जा रहा है। मेरे ख़्याल से 1 या 2 वीडियो और आएंगी उसके बाद जैसे ही ये एंड हो जाएगा, इसके लास्ट पे हमने एक क्विज़ रखा है, वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, आप लोगों ने उसको आंसर करना है, प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि कैसे आपने आंसर करना है। तो इसलिए जितने भी इसके पिछले पार्ट हैं सारे, पूरे लेक्चर सारे देखें ताकि आप लोगों को वो हल करने में, वो उसके क्वेश्चन आंसर करने में ईजी हो जाए, आसान हो जाए। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले हम क्या आज का लेक्चर स्टार्ट करें, हम लेक्चर 10 को रिकेप करेंगे कि लेक्चर 10 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर 10 में हमने कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी, CSM रेफरेंस नंबर 7.0। उसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी, बट सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी कि जितने भी मैन पावर है उनकी जो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है। आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे वो जो साइट के लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जॉब के हवाले से। तो जैसे सबसे पहले साइट सुपरविजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो साइट का सुपरवाइज़र है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, उसने अपना काम किस तरह करना है। फील्ड सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फील्ड सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये CSM का रेफरेंस नंबर 7.0 ही अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं साइट सुपरविजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अब साइट सुपरविजन में कौन कौन आ जाता है। साइट सुपरविजन में आपका फील्ड इंजीनियर भी आ जाता है, सुपरवाइज़र भी आ जाता है, फोरमैन भी आ जाता है, चार्ज हैंड भी आ जाता है, या इसके इक्वलेंट कोई भी पोजीशन है वो सारी आ जाती हैं। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइट की जो सुपरविजन होती है उसी के ऊपर हर चीज़ निर्भर करती है कि उसने किस तरह अपनी साइट को सेफ़ तरीके से लेकर चलना है। अगर उसको अपनी साइट को सेफ़ तरीके से लेकर चलने का पता नहीं है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो फिर वो कभी भी सेफ़ तरीके से अपने काम को भी टाइमली मुकम्मल नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह उसको किन किन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। सबसे पहले बी क्वालिफाइड, प्रोफिशिएंट इन बोथ वर्बल एंड रिटन इंग्लिश। उसको एक तो वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद उसको वर्बल और रिटन इंग्लिश आनी चाहिए। बी एम्पावर्ड इन राइटिंग बाय देयर मैनेजमेंट टू स्टॉप देयर ओन वर्क दैट दे डीम टू बी अनसेफ एंड टू टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शन एज नीडेड। अगर ये जो वर्ड आता है ना, स्टॉप देयर ओन एक्टिविटी, ये सबके साथ है, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू दी लोअर, जितने भी वर्कर हैं उन तक, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है कि जहाँ पे काम को आप नज़र आया कि अनसेफ है, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। अब इसमें फोरमैन की थोड़ी सी डिफरेंस है कि फोरमैन को हाली स्टॉप नहीं करना, उसके अगेंस्ट उसको प्रॉपर करेक्टिव एक्शन लेना है। अब दूसरे, अंडरस्टैंड दी सेफ्टी एंड हेल्थ, उसको सेफ्टी और जितने भी स्टैंडर्ड हैं आरामको के, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें CSSP और HIP आता है। और CSSP और HIP क्या होता है हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं CSSP कौन सा डॉक्यूमेंट है और HIP कौन सा डॉक्यूमेंट है। असेस द वर्क प्लेस वर्क एक्टिविटीज़ एंड इवेल्यूएट हैज़ियस ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंट नीडेड प्रिकॉशन, कि अपनी वर्क प्लेस जो है उसको चेक करता रहे, देखता रहे, अगर उसमें कोई हैज़र्ड इस तरह के हैं कि जो ख़तरनाक, मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रिकॉशन लेने हैं। अंडरस्टैंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ईच जॉब एक्टिविटी, कि जो भी सेफेस्ट मेथड है उसको यूज़ करेगा जॉब को करने के लिए। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द पर्सनल ऑन प्रॉपर वर्क मेथड विद सेफ्टी प्रिकॉशंस, और अपने बंदों को भी उसने बोलना है, अपने वर्कर्स को भी बोलना है कि जो अच्छा तरीका है सेफ्टी के साथ वो सेफली काम करने का, वही तरीका अडॉप्ट करें। अब कंडक्ट द टूल बॉक्स टॉक, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने टूल बॉक्स टॉक को कंडक्ट करना है। ये सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जॉब के रिलेटेड जो भी टेक्निकल पॉइंट हैं वो उसको ज़्यादा पता है
कि कौन से टेक्निकल पॉइंट है, कहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसको अपने बंदों को TBD भी करनी है ताकि वो बंदों को बता सके कि यहाँ ये पॉइंट हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है और आपने ये वाले कंट्रोल मेजर या प्रिकॉशंस लेने हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ CSSP एंड HIP, और ये अकॉर्डिंग टू CSSP और HIP होगा। यूज़ ओनली ट्रेन एंड क्वालिफाइड पर्सनल, जितनी भी उसकी मैन पावर है वो सारे ट्रेन होने चाहिए, प्रॉपर क्वालिफाइड होने चाहिए। एंश्योर द इक्विपमेंट ऑपरेटर टू ऑपरेट ओनली दोज इक्विपमेंट विच दे आर सर्टिफाइड। ये आरामको में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो भी आपके पास लाइसेंस है उसी लाइसेंस के अंडर जो भी इक्विपमेंट आता है वो ही चला सकते हैं आप, चाहे वो उसका मॉडल नंबर चेंज भी हो जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे या जो आपके SP पे या आपके आरामको के लाइसेंस के ऊपर जो भी मॉडल नंबर लिखा होता है वही आपने इक्विपमेंट चलाना है, और ये मेक श्योर करना है सुपरवाइज़र ने। मेंटेन गुड हाउसकीपिंग अच्छी होनी चाहिए। जो बंदे PPs यूज़ कर रहे हैं उनको जो चाहिए उनकी जॉब के रिलेटेड वही PPs दिए जाएं। एंश्योर इक्विपमेंट एंड टूल्स आर इन गुड कंडीशन एंड प्रॉपरली यूज फॉर द राइट जॉब। मेक good coordination with other contractors and subcontractors to avoid confusion, assist them as requested, conduct weekly safety meeting and daily site inspection to identify unsafe act and unsafe condition, train the personnel on emergency response plan or procedure, commend and reward the personnel कि जो लोग उसके क्रू में अच्छा काम करते हैं, जो प्रॉपर सेफ्टी फॉलो करते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो जॉब अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनको वर्बली या उनको कोई तोहफ़ा देकर या उनको कोई रिवार्ड देकर उनको बाकायदा मोटिवेट किया जाए, ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट नियर मिसिज अनसेफ एक्ट कंडीशंस एंड डिफेक्टिव इक्विपमेंट। साइट पे कोई भी किसी किस्म की डेफिशिएंसी आती है तो उसको रिपोर्ट करना है। इंसिडेंट हो सकता है, नियर मिस हो सकती है, अनसेफ कंडीशन, डेंजरस अकरेंस हो सकती है, या कोई इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो ये फोरमैन को या साइट सुपरवाइज़र को फ़ौरन इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है अपनी मैनेजर्स को या इंजीनियर को या जो भी उसका रिपोर्टी पर्सन है। बी पार्ट ऑफ सेफ्टी मीटिंग, ड्रिल, ट्रेनिंग सेशन एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, और हर कोई भी किसी किस्म की उसकी साइड पे हो कोई प्रॉब्लम तो उसको रिपोर्ट करने के बाद जो भी टीम उसको इन्वेस्टिगेट करनी आती है उसको असिस्ट करना है। अब उसके आगे देखते हैं जी सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सेफ्टी ऑफिसर जो भी साइट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे सेफ्टी इंस्पेक्टर हो सकता है, सेफ्टी इंजीनियर हो सकता है, सेफ्टी एडवाइज़र हो सकता है, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी पोजीशन। फील्ड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव शैल बी रोल मॉडल। वो उसको पहले तो ख़ुद को एक रोल मॉडल बनना है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको प्रॉपर फॉलो करना है। उसके बाद क्या है वो भी देखें, बी एम्पावर इन राइटिंग बाय देयर मैनेजमेंट टू स्टॉप देयर ओन वर्क। उसको भी बाकायदा रिटर्न में दिया गया हो कि भाई यू कैन स्टॉप योर ओन वर्क इफ़ यू डीम टू बी अनसेफ। अब अंडरस्टैंड दी ऑल द आरामको स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग CSSP एंड HIP। अब उसको पहले खुद को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए एज़ पर आरामको स्टैंडर्ड कि CSSP और HIP में क्या क्या लिखा हुआ। आरामको स्टैंडर्ड शैल बी कम्युनिकेटेड बाय सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल मैन पावर। और फिर डे बाय डे या जैसे जैसे टाइम मिलता है TBD के दौरान, या जो भी अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, कोई बंदा अनसेफ एक्ट या कोई अनसेफ कंडीशन पैदा करता है, तो उसको एज़ पर रूल उसको समझाना है कि भाई हमारे रूल में, हमारे रेगुलेशंस में, आरामको के स्टैंडर्ड में ये चीज़ है, इसको इस तरह करते हैं। इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस ऑन डेली बेसिस एंड फाइंडिंग शैल बी कम्युनिकेटेड बाय साइट सुपरवाइज़र फॉर द रेक्टिफिकेशन। उसको इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस ऑन डेली बेसिस, ये कुछ जगहों पे एप्लीकेबल है कि डेली बेसिस, अदरवाइज जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसको एक कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और कॉन्टीन्यूसली उसको फाइंडिंग्स निकालना पड़ती हैं। फिर उसको सुपरवाइज़र, सेफ्टी सुपरवाइज़र और साइट सुपरवाइज़र को भी कम्युनिकेट करना है ताकि उसको रेक्टिफाई कर सकें, जो भी उसके अगेंस्ट रेक्टिफिकेशंस हैं वो कर सकें। रिपोर्ट ऑल द इंसिडेंट नियर मिसिज अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन टू द सेफ्टी सुपरवाइज़र एंड फोरमैन टू करेक्ट द डेफिशिएंसीज। बी पार्ट ऑफ द सेफ्टी मीटिंग, सेफ्टी ड्रिल्स
and training session. Take participation in incident investigation to drive root cause and avoid reoccurrence. कि टेक पार्टिसिपेशन इन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, कि उसको हमेशा इन्वेस्टिगेशन में अच्छा रोल अदा करना चाहिए ताकि जो ड्राइव रूट काज के रूट जो भी इंसिडेंट की रूट काज है उसको अखज़ किया जा सके, निकाला जा सके, ताकि दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई नियर मिस ना हो। अब देखते हैं जी प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। प्रोजेक्ट इंजीनियर में कौन कौन आ सकता है, यानी सुपरिटेंडेंट भी हो सकता है या सुपरिटेंडेंट के इक्वलेंट कोई भी पोजीशन जो साइट का पूरी का इंचार्ज होता है, जो पूरी मैनेजमेंट के साथ जो ऑफिशियल मैनेजमेंट होती है और जो साइट की जितनी भी लीडरशिप होती है उनके दरमियान में कम्युनिकेट करता है। अब कोऑर्डिनेट ऑल कंसर्न विद साइट मैनेजमेंट एंड सापो। अब सबसे पहले तो उसका काम है कोऑर्डिनेशन करना, अच्छा कोऑर्डिनेशन करना सबके साथ। अटेंड सेफ्टी मीटिंग, रिपोर्ट एंड जॉब सेफ्टी प्रोग्रेस एंड सर्कुलेट सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू पर्सनल। ये सारी कम्युनिकेशन है, ये जो भी प्रोग्रेस है, जो भी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है, ये सब उनको कन्वे करना, ये उसका कोऑर्डिनेशन का काम है। नोटेड ऑल द इन्फ्रैक्शंस ड्यूरिंग डेली साइट। ऑल द इन्फ्रैक्शंस यानी जो भी अगर कोई डेफिशिएंसी आती है साइट पे, इन्फ्रैक्शंस कोई भी रूल्स की खिलाफ वर्जी होती है या कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो नोटेड ऑल दी उसको नोट करना चाहिए ड्यूरिंग डेली इंस्पेक्शन, क्योंकि उसको डेली इंस्पेक्शन भी करना है। एवेल्यूएट सेफ वर्क मेथड, और जो सेफ वर्क मेथड यूज़ हो रहा है साइट पर उसको एवेल्यूएट भी करना है उसने कि भाई हाँ ये सऊदी गवर्नमेंट और या सऊदी अरामको के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है या नहीं है। रिपोर्ट ऑल इंजरीज दैट्स डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट, उसको सारी रिपोर्टिंग करनी है जो भी साइट पे कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम बन जाती है। प्रोवाइड असिस्टेंस for safety training, sanitation and first aid facilities, participate in incident investigation drills and safety training sessions। ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल मतलब जितने भी हमारे चार्ज हैंड के नीचे के लोग होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, जो फिटर होते हैं या वेल्डर होते हैं या इस तरह के जितने भी मैन पावर होती है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या ज़ाहिर है उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। बी एम्पावर्ड बाय देयर मैनेजमेंट टू स्टॉप अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन विदाउट फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन। अब इसमें देखें, ये सबसे पहले तो ये सबके साथ मैंने बताया गया है कि ये चीज़ होती है कि फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लो के लोअर के आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को स्टॉप करने की पूरी पावर दी जाती है कि आप काम को स्टॉप कर सकते हैं। अब इनके केस में जो कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल हैं, इनके केस में क्या है कि इनके केस में क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ दिखती है कि एक बंदा अनसेफ काम कर रहा है या अनसेफ कंडीशन को क्रिएट कर रहा है, तो आप उसका अगर कंप्लेन करते हैं या उसकी कोई रिपोर्ट करते हैं तो वो बोलता है कि अच्छा मैं अब आपसे बदला लूँगा। तो इस किस्म का जो कल्चर है, उस कल्चर के डर के बिना या उस कल्चर को उसको बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखना, उस कल्चर को उसको बिल्कुल आपने साइड पर रख के प्रॉपर आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को रिपोर्ट करना है। फिर भी क्यों कि अगर वही बंदा जो आपको डरा रहा है या जो आपसे बदतमीज़ी कर रहा है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसी को ही अगर अनसेफ एक्ट करते हुए या अनसेफ कंडीशन में काम करते हुए कोई प्रॉब्लम होगी तो नुकसान उसी को होगा। इससे बेहतर है कि आप उसकी रिपोर्ट करें ताकि वो नुकसान से बच जाए। रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट एंड हैज़ियस कंडीशन टू द सुपरवाइज़र, नेवर एंडेंजर देमसेल्फ आर देयर फेलोज वर्कर, मतलब वो ख़ुद को भी ख़तरे में ना डाले और उसके जो साथ वाले काम कर रहे हैं उनको भी बिल्कुल ख़तरे में ना डाले। इंक्लूडिंग रिफ्रेनिंग फ्रॉम हार्स प्ले। हार्स प्ले का आपको पता है, हार्स प्ले मतलब किसी भी इक्विपमेंट के साथ या किसी भी बंदे के साथ मजाक करना। मजाक करने से मुराद होता है कि ऐसे ही जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने ड्रिल मशीन पकड़ा, अब ड्रिल मशीन आप चला के तो दूसरे बंदे को डरा रहे हैं कि मैं तुम्हें सुराख करूँगा, मैं तुम्हें सुराख करूँगा, चाहे कि आप करना नहीं चाहते लेकिन आप ऐसे उसके साथ मजाक करें, तो ये होता है हार्स प्ले। किसी बंदे के साथ, इक्विपमेंट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो ये तो बिल्कुल ही मना है साइट के ऊपर, तो ये अलाउ है ही नहीं।
टेक एंड पास रिक्वायर्ड जॉब स्किल क्राफ्ट ट्रेनिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, उनको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अगर उसका एग्ज़ाम है तो उसको पास करना चाहिए। जैसे स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनके बाकायदा एग्ज़ाम भी होते हैं। अंडरस्टैंड सेफ्टी रूल्स, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस एंड फॉलो स्पेशल सेफ्टी प्रिकॉशंस, उनको भी सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने जो काम करना है वो काम की एज़ पर सेफ्टी हमारा जो अरामको सऊदी अरामको के रूल्स हैं उनका क्या वैल्यू है या किस तरह करना है, ये क्या मेथड है। प्रॉपरली यूज़ द करेक्ट टूल एंड इक्विपमेंट फॉर द जॉब, अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि जो आपको काम दिया जाता है और जो टूल दिया जाता है, कंपैटिबिलिटी इनकी आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो टूल जिस काम के लिए है उसको उसी काम के लिए ही यूज़ करना है। कीप टूल इन गुड कंडीशन एंड रिपेयर, जो भी टूल आपको दिए जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, अच्छे तरीके से यूज़ करें और अच्छे तरीके से उनको रखें। अगर रिपेयरिंग आती है तो फ़ौरन उसको रिपेयरिंग के लिए भेजें। प्रॉपरली यूज़ द करेक्ट पीपी, जो आपको पीपीज़ दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से उनको अच्छे तरीके से यूज़ करें, उनको वेस्ट मत करें। जैसे कि ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि डेली ग्लव्स लेते हैं और अभी ग्लव्स अच्छे कंडीशन में ही होते हैं तो वो ग्लव्स को वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। नेवर रिमूव, मॉडिफाई और अब्यूज़ सेफ्टी डिवाइसेस, इक्विपमेंट एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़, कि कभी भी आप किसी भी फैसिलिटी को ख़राब नहीं कर सकते। ख़राब करने का क्या मकसद है, जैसे सेफ्टी डिवाइसेस की बात की गई यहाँ पे कि सेफ्टी डिवाइसेस क्या चीज़ है, इनको कभी अब्यूज़ मत करें। अब्यूज़ से मुराद ये है कि अगर किसी जैसे कोई इक्विपमेंट है, उसमें इक्विपमेंट में सेंसर लगा होता है कि अगर इक्विपमेंट इन फंक्शनिंग कंडीशन को समवन विल कम नियर बाय द इक्विपमेंट वाइल दिस इक्विपमेंट इज़ इन फंक्शनिंग, तो वो इक्विपमेंट ऑपरेटर को क्या करता है, वो ड्राइवर को क्या करता है कि अलार्म देता है कि भाई अभी आपके इर्द गिर्द 3 या 5 मीटर के दरमियान कोई बंदा आगे खड़ा हो गया या बंदा आ रहा है, तो आप थोड़ा इक्विपमेंट को अच्छे तरीके से मूव करें ताकि वो बंदे को कोई इंसिडेंट या कोई भी ख़तरा ना हो। तो वो सेफ्टी डिवाइस जब उसको बंदे को अलार्म करती है अंदर, तो उसकी आवाज़ देती है, बीप की आवाज़ देती है, टूं टूं टूं। तो क्या होता है कि सम टाइम वो जो ऑपरेटर और ड्राइवर होते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि भाई वो टूं टूं की आवाज़ उनको ज़्यादा तंग करती है। तो ये होता है सेफ्टी डिवाइस, और ये सेफ्टी डिवाइस को जब आप उसको तंग आ जाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं, तो उसको कहते हैं अब्यूज़ करना या मिसयूज़ करना, या उनको मतलब डिस्कनेक्ट कर देना, या इसको एक वर्ड यूज़ करते हैं बाईपास कर देना। तो ये बिल्कुल नहीं आपने करना, ये आपकी कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल की जिम्मेदारी होती है, चाहे ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो या कोई भी वर्कर हो। अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन सेफ्टी मीटिंग्स, टूल बॉक्स टॉक, सेफ्टी ट्रेनिंग, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो टीबीटी में भी हिस्सा ले और ट्रेनिंग में भी हिस्सा ले। ओबे पोस्टेड वार्निंग साइंस, जितने भी साइंस लगे होते हैं साइड के ऊपर वो आप लोगों को अवेयर करने के लिए लगाए जाते हैं, उनको ओबे करना है आपने, उनको फॉलो करना है आपने। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 11। अब हम लेक्चर नंबर 12 का टीज़र देखते हैं कि हम लेक्चर नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लेक्चर जैसे ही ये CSM का वॉल्यूम 1 CSAR ख़त्म हो जाएगा तो हम एक क्यूज़ सेशन रखेंगे लास्ट वीडियो में। उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आपने किस तरह आंसर करना है, और आप लोग ये सारी वीडियोस देखें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें ताकि आपका वो एग्ज़ाम, वो पेपर आप अच्छे तरीके से हल कर सकें। लेक्चर 12 में हम पढ़ेंगे पर्सनल क्वालिफ़िकेशंस, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस, कि किसके पास कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किसके पास कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 11। अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।